दोस्तों, आज से कई सौ साल पहले साल 1501 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिनका एक छोटा सा व्यापार का काम हुआ करता था। उस परिवार में एक छोटा बच्चा था जो दिमाग से बहुत तेज था और वो अपने घर के व्यापार में परिवार वालों की मदद किया करता था। और उस बच्चे का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अपनी उम्र से कई गुना तेज और समझदार हेमू यानी हेमचंद्र, जो बहुत सी भाषा और गणित का ज्ञान रखते थे, उनके थोड़े बड़े होते ही जल्द ही उन्हें एक पहचान मिलने लगी। और उनके गुण, उनकी प्रतिभा, उनके हुनर को देख के तब के शासक शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी हेमू को फौज और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पद पे उसे नियुक्त कर देते हैं। समय निकलता जाता है। धीरे धीरे हेमू की छवि एक बेहद ही ईमानदार और एक जाबाज योद्धा के रूप में होने लगी। और इसी बात को देखते हुए इस्लाम शाह सूरी अपनी पूरी जिम्मेदारी हेमचंद्र को वकील आला यानी प्रधानमंत्री बनाकर उसे सौंप देते हैं। लेकिन इसी बीच इस्लाम शाह सूरी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाती है और उसके मरते ही सूरी साम्राज्य के अंडर में जितने भी साम्राज्य आते थे वे सब बगावत पे उतर जाते हैं। और शेर शाह सूरी के भतीजे और नए बादशाह आदिल शाह को कड़ा विरोध का सामना करना पड़ता है। आदिल शाह सूरी सेना के सबसे जाबाज और सबसे वफादार प्रधान सेनापति हेमू को विरोधियों को शांत करने का आदेश देते हैं, जिसके बाद हेमू एक जबरदस्त सैन्य अभियान चलाते हैं जिसमें वे बंगाल से लेकर बिहार तक और पंजाब में कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं और विरोधियों का सफाई करते चले जाते हैं और अंत में सूरी के शासन को फिर से स्थापित कर देते हैं। जिस समय हेमू आदिल शाह सूरी की सीमाओं को पूरी भारत में फैलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, उस समय दिल्ली में बाबर के बेटे हुमायूं का राज हुआ करता था। हेमू हमेशा से चाहते थे कि भारत के सबसे बड़े सिंहासन दिल्ली के तख्त पर राज करने वाला कोई भारतीय हो, ना कि कोई और देश का राजा हो। और यही एक कारण था कि हेमू दिल्ली के सिंहासन पर नजर रखे हुए थे। और उसी बीच आदिल शाह और हेमू को एक खबर मिलती है और वो खबर ये होती है कि दिल्ली के बादशाह हुमायूं की कोई दुर्घटना में मौत हो गई है। हेमू को खबर मिलते ही हेमू पल भर की भी देरी न करते हुए अपनी 50,000 की फौज को लेकर सीधा दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। हेमू की फौज में अफगान, पंडित, राजपूत, तुर्क और पठानी सैनिक थे जो हेमू की एक आवाज पे कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि वे हेमू पे बेहिसाब विश्वास करते थे। और यही खासियत और ताकत थी हेमू की। और हेमू भी अपने फौजियों को बराबरी का सम्मान दिया करते थे। हेमचंद्र अपनी फौज को लेकर दिल्ली की ओर आ रहे हैं, इस खबर को सुनते ही आगरा के उस समय के गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक खान और सिकंदर खान शहर छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद 6 अक्टूबर 1556 को हेमचंद्र दिल्ली पहुंचते हैं और अगले दिन मतलब 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में हेमू और अकबर की फौज का सेनापति और गवर्नर तारडी खान के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है, जिसमें हेमचंद्र तारडी खान को बुरी तरह खदेड़ देते हैं और उसे भागने पे मजबूर कर देते हैं। तारडी खान अपनी जान बचाकर सीधा पंजाब की ओर भागता है, जहां अकबर और उसके सेनापति बैरम खान अपना डेरा जमाए बैठे थे। और उसके बाद वो पल आता है जिसका इंतजार करते करते सदियां निकल गई थी। और वो पल था दिल्ली का शाही तख्त, जो पूरी तरह से खाली था और उसके ठीक सामने खड़े थे हेमचंद्र, दिल्ली सल्तनत के नए बादशाह। और उसके बाद हेमू अपने आप को दिल्ली का नया शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से स्वयं घोषित बादशाह बन जाते हैं। एक छोटे से व्यापारी से दिल्ली के सिंहासन तक, वो भी उस समय में जब भारत पूरी तरह अफगानों और मुगलों से घिरा हुआ था। दोस्तों, इसे कहते हैं अक्ल और ताकत का सही उपयोग करना। दिल्ली की हार मुगल सल्तनत को एक खुली चेतावनी थी और इसकी खबर अकबर तक पहुंचती है, जो उस समय केवल 14 साल के होते हैं। हेमू को जैसे ही पता चलता है कि अकबर के सेनापति बैरम खान कोई युद्ध की योजना बना रहे हैं, वे वैसे ही अपनी तोपों को पानीपत के मैदान में भिजवा देते हैं। और दूसरी तरफ बैरम खान भी अपनी फौज पानीपत के लिए रवाना कर देते हैं। और दिन होता है 5 नवंबर 1556। अकबर और हेमू की फौज आमने सामने आती है। जंग के मैदान से कुछ दूरी पे अकबर और उसके सेनापति बैरम खान एक टेंट में जंग को कुछ अपने खास सैनिकों के भरोसे छोड़ के दूर से ही जायजा लेने की सोचते हैं। और दूसरी तरफ हेमू अपने पसंदीदा हाथी, जिसका नाम हवाई होता है, उस पर सवार होते हैं, जो इससे पहले 22 जंग जीत चुके थे। जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ अपनी पूरी साथियों का हौसला बढ़ाते हुए सभी में जोश भरते हैं। युद्ध का बिगुल बजता है और बिगुल बजते ही दोनों सेना गरजते हुए दहाड़ते हुए एक दूसरे पे हमला बोलती है। हेमू जबरदस्त अनुभव और रणनीति के साथ मुगलों की सेना को घेरना शुरू करते हैं और उनके लेफ्ट और राइट विंग्स में अपने अटैक से मुगल सैनिकों में पूरी अफरा तफरी वाला माहौल बना देते हैं। हेमू का पहला अटैक ही इतना जबरदस्त होता है कि हेमू के पहले अटैक से मुगलों की पूरी सेना तितर बितर होकर बिखरने लगती है।
हेमू की सेना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने लगती है और दूसरी ओर अकबर की सेना में भागदौड़ वाला माहौल देख के हेमू की सेना का जोश पूरी तरह अपने चरम पे पहुंच जाता है। अब हेमू को एक बहुत बड़ी जीत आंखों के सामने साफ साफ नजर आने लगती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और उसके बीच का सबसे बड़ा कांटा अकबर और उसकी सेना की हार लगभग निश्चित होने वाली थी। हेमू अपने पसंदीदा हाथी हवाई पे सवार थे, जिसकी वजह से हर कोई हेमू को देख सकता था। हेमू पूरी जोश के साथ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे और तभी हवा में एक विरुद्ध दिशा से एक तीर आता है और वो तीर सीधा हेमू की आंखों को चीरता हुआ उनके सिर की हड्डी में जाके फंस जाता है। हेमू जो बहुत ही उत्साह के साथ अपने सभी सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, वे अचानक बहुत बुरी तरह जख्मी होकर अपने हाथी के औदे में गिर जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हेमू हिम्मत नहीं हारते हैं। हेमू तीर को निकालकर अपने आंखों पे पट्टी बांधते हैं और फिर से युद्ध करने लगते हैं। लेकिन तीर की नोक का घाव धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगता है और हेमू बेहोश होकर हाथी के बने छोटे सिंहासन में गिर जाते हैं। हेमू को अपनी जगह न पाके सेना में अफरा तफरी वाला माहौल बन जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए दुश्मन की सेना बेहोश हेमू को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश करती है। अकबर की फौज के सेनापति बैरम खान, जो अकबर की पूरी सेना को कंट्रोल कर रहे थे, वो सम्राट हेमू की मौके पर ही हत्या कर देते हैं, क्योंकि बैरम खान को ये पता होता है कि हेमू का कुछ पल भी जीवित रहने का परिणाम क्या हो सकता है और बाद में उसके शरीर को दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया जाता है ताकि लोगों में दहशत बन सके। सम्राट हेमू के पास हजारों घुड़सवार थे, कई सौ हाथी थे, तीरंदाज थे, तोपें थी, गजब की हिम्मत थी, ताकत थी, लेकिन एक छोटे से तीर ने जीती हुई बाजी को पूरी तरह से पलट के रख दिया। एक तीर ने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक तीर ने एक निश्चित जीत को हार में बदल दिया। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फैजल लिखते हैं कि जंग के दिन हेमू का सर खुला था, यानी उन्होंने अपने सिर की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं पहना था, और अगर हेमू उस दिन अपने सिर में कुछ पहन लेते तो शायद हो सकता था कि तीर का प्रभाव कुछ कम हो जाता और वो उतने घायल नहीं हो पाते जितने वे हुए थे। श्री दत्ताजी शिंदे, जो मराठा सेना के सेनापति थे, जिन्होंने अफगान के अहमद शाह अब्दाली के साथ जंग की थी, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। दोस्तों, वॉरफेयर स्किल में इससे डीप और इससे मीनिंगफुल डायलॉग कुछ भी नहीं हो सकता है। ये डायलॉग अपने आप में एक ग्रंथ के बराबर है। दोस्तों, कॉम्बैट स्पोर्ट्स मतलब एक मॉडर्न डे वॉर है, मतलब आज के ज़माने का युद्ध है। और कोई भी वॉर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बचना, और बॉक्सिंग और एमएमए जैसे स्पोर्ट्स में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस स्पोर्ट्स में आप पे चारों ओर से तीर जैसे पंच आते हैं और आपकी जीती हुई बाजी को कभी भी हार में बदल सकते हैं। और इस जंग में आपको केवल बचना नहीं है, बल्कि आपको अटैक भी करना है और जीतना भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, तो चलिए इसे अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के इतिहास में ऐसे बहुत से फाइटर्स रहे हैं जो सम्राट हेमू की तरह जीत के बहुत नजदीक थे, लेकिन एक तीर ने, मतलब एक पंच ने उनकी जीत को पूरी तरह पलट के रख दिया। तो 90 की पीरियड में एक लेजेंडरी बॉक्सर हुआ करते थे जिनका नाम था लेनॉक्स लेविस, जिन्होंने 1988 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उन्होंने माइक टायसन को नॉकआउट किया था, इवेंडर होलीफील्ड, डेविड टुआ, फ्रांसिस बोथा और विटाली जैसे फाइटर को डिफीट किया था, और उन्होंने WBC, WBA, IBF और हर रिनोन टाइटल अपने नाम किया था। लेकिन उनके फाइट रिकॉर्ड्स को आप देखोगे तो लेविस भी 2 बार हार चुके थे। तो वो कौन से बॉक्सर थे जिन्होंने लेविस जैसे बॉक्सर को डिफीट किया था? तो अपने वेट क्लास के सभी टॉप बॉक्सर्स को डिफीट करने के बाद लेनॉक्स लेविस का एक ऐसे फाइटर से फाइट करवाया जाता है जो रैंकिंग और स्किल्ड में उनसे थोड़े वीक होते हैं, जिनका नाम था ओलिवर मैककॉल। तो 24 सितंबर 1994 को WBC हेवीवेट टाइटल के लिए दोनों बॉक्सर की फाइट करवाई जाती है। फाइट स्टार्ट होते ही लेविस जैब से ओलिवर पर अटैक करने लगते हैं, पर लेविस इस फाइट में थोड़े रिलैक्स नजर आते हैं और दूसरी ओर ओलिवर पे फाइट का साफ साफ प्रेशर दिखाई देने लगता है। लेविस मैककॉल पे स्ट्रेट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से अटैक करने के लिए उन पे पंच थ्रो करते हैं, जिससे बचने के लिए मैककॉल बस पंच खोल देते हैं, जिसमें उनकी आंखें भी बंद रहती है और मैककॉल के पंच सीधा लेविस के चिन पे कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे लेविस रिंग कैनवास पे गिर जाते हैं। जिसके बाद रेफरी काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लेविस 10 काउंट तक ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से रेफरी उन्हें नॉकआउट डिक्लेयर कर देते हैं और उन्हें अपने कैरियर की पहली हार का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद लेविस के कैरियर की सेकंड डिफीट भी कुछ उसी तरह होती है, जहां उन्हें उनसे कम स्किल्ड बॉक्सर हाशिम रहमान से फाइट करवाया जाता है,
जिसमें ठीक मैकॉल की फाइट की तरह लेविस को रहमान के ऐसे ही रैंडम पंच कनेक्ट हो जाते हैं जिससे वे नॉकआउट हो जाते हैं। और इस तरह लेविस के फाइट रिकॉर्ड में 2 डिफीट ऐड हो जाती हैं, जिसके बाद रिमैच में लेविस पहले मैकॉल को डिफीट करते हैं और उसके बाद हाशिम रहमान को नॉकआउट कर देते हैं। उसी तरह जॉर्ज फोरमैन और माइकल मूरर की वर्ल्ड टाइटल की वो फाइट जिसमें माइकल मूरर पूरी तरह से फाइट को डोमिनेट करते हुए वन साइडेड जीत की ओर बढ़ रहे थे। माइकल मूरर इस फाइट में स्कोर वाइज इतने आगे थे कि अगर वो बाकी के राउंड में सिर्फ फुटवर्क भी कर लेते थे उसके बाद भी उनकी जीत निश्चित थी। लेकिन 10th राउंड में जॉर्ज फोरमैन सिंगल स्ट्रेट राइट पंच से माइकल मूरर पे अटैक करते हैं जो सीधा माइकल मूरर के चिन पर कनेक्ट हो जाता है और माइकल मूरर नॉकडाउन हो जाते हैं, जिसके बाद मूरर 10 काउंटिंग तक उठ नहीं पाते हैं और जॉर्ज फोरमैन 45 की एज में वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लेते हैं। ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान की भी स्टोरी कुछ लगभग ऐसी ही है, जो अपने लाइटनिंग फास्ट पंचिंग, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन और अपनी ज़बरदस्त फुटवर्क और लॉन्ग डिस्टेंस कंट्रोलिंग के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने केवल 17 साल की उम्र में ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया था और 22 साल की उम्र में WBA सुपर लाइटवेट का वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था और जिन्हें उस पीरियड में फ्लोयड मेदर का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर माना जाता था। और बहुत से बॉक्सिंग एक्सपर्ट्स का मानना था कि आमिर खान अनडिफिटेबल बॉक्सर फ्लोयड मेदर को डिफीट कर सकते हैं। और उसी पीरियड में आमिर खान की एक फाइट का अनाउंसमेंट होता है और वो फाइट थी आमिर खान वर्सेस मैक्सिकन फाइटर कैनेलो एल्वारेज की। आमिर खान ने इस फाइट के लिए अपने वेट क्लास से 2 वेट क्लास ऊपर फाइट करने का डिसीजन लेते हैं, यानी मिडल वेट डिवीजन में, और इस ब्रेव डिसीजन से सब आमिर खान की तारीफें कर रहे थे। तो 7 मई 2016 को आमिर खान और कैनेलो की फाइट का फर्स्ट राउंड की बेल बजती है और फाइट स्टार्ट होता है। फाइट स्टार्ट होते ही आमिर खान अपनी ज़बरदस्त स्पीड, शार्प जैब, एक्सीलेंट फुटवर्क और ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग और लॉन्ग रीच का यूज़ करते हुए कैनेलो पे अटैक करते हैं और तुरंत कैनेलो की रेंज से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कैनेलो आमिर खान को कैच नहीं कर पाते हैं। कैनेलो बीच बीच में आमिर खान पे कुछ पावरफुल बॉडी शॉट कनेक्ट करते हैं, पर उससे आमिर खान पर कुछ खास असर नहीं होता है और राउंड 5th फिनिश होते तक ऐसा ही चलता है। उसके बाद 6th राउंड स्टार्ट होता है। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो स्कोरिंग में आमिर खान 5th राउंड तक 3-2 की स्कोरिंग से कैनेलो से आगे चल रहे थे। खान अपनी वही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए कैनेलो पे फिर से अटैक करने लगते हैं और कैनेलो भी खान को घेरते हुए अपने हेवी ब्लोज उन पर थ्रो करते हैं। लेकिन 6th राउंड के लास्ट 35 सेकंड में कैनेलो एक ओवरहैंड राइट पंच थ्रो करते हैं जो सीधा आमिर खान के चिन पे कनेक्ट होता है, जिसके बाद आमिर खान रिंग कैनवास पे गिर जाते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं। रेफरी सिग्नल देते हुए फाइट को फिनिश डिक्लेयर करते हैं और वे डॉक्टर को इशारे से रिंग के अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद आमिर खान को KO मतलब नॉकआउट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस फाइट के बाद आमिर खान को लगभग 2 साल रिकवर होने के लिए लगते हैं। उसके बाद वो फिर से रिंग में वापसी करते हैं, लेकिन कैनेलो से फाइट के बाद खान का स्टाइल बहुत चेंज हो जाता है। उनका अप्रोच थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। वे अब अटैक्स करने में बहुत सोचने लगे थे। खान का कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं रहता है, जिसकी झलक साफ साफ टेरेंस क्रॉफोर्ड के अगेंस्ट में खेलते हुए उनके स्टाइल में नजर आने लगती है, जहां उन पे ये एलिगेशन भी लगता है कि खान फाइट को गिव अप करने के लिए लो ब्लो से रिकवर होने के बाद भी इंजर्ड होने का ड्रामा कर रहे हैं। टेरेंस से डिफीट होने के बाद आमिर खान 2 और फाइट करते हैं, जिसके बाद वो रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो अपने पहले वाला कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं कर पा रहे थे और इससे उनके बेहद ही सक्सेसफुल करियर पे फुल स्टॉप लग जाता है। उसके बाद UFC के आज तक की सबसे बड़ी फाइट कॉनर वर्सेस खबीब की फाइट को भी अगर आप गौर से देखोगे तो कॉनर को डिफीट करने में खबीब की ओवरहैंड राइट पंच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब खबीब ने 2nd राउंड में कॉनर को ओवरहैंड राइट से अटैक किया, उसके बाद कॉनर को फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज ज्यादा हुआ, क्योंकि कॉनर ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खबीब इतनी एक्यूरेट स्ट्राइकिंग भी कर सकते हैं और इसी वजह से कॉनर का कॉन्फिडेंस का ग्राफ पूरी तरह से गिरने लगता है, जिसका खबीब पूरी तरह से फायदा उठाते हैं और इवेंचुअली फाइट को नेक चोक से फिनिश कर देते हैं। दोस्तों, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एक बॉक्सर या एक फाइटर का एक पंच पूरी फाइट को कभी भी अपने फेवर में टर्न करने की ताकत रखता है और इस बात को हमने इस एपिसोड में अलग अलग बॉक्सर्स के एग्जांपल से समझा है, जैसे लेनॉक्स लेविस जो टाइसन और हॉलीफील्ड जैसे बॉक्सर को डिफीट करते हैं, लेकिन वे एक ऐसे बॉक्सर के पंच से नॉकआउट हो जाते हैं जिन्हें वो आसानी से डिफीट कर सकते थे। और इसीलिए एक बॉक्सर या एक फाइटर के डिफेंसेस, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी मिसिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक बॉक्सर या फाइटर का एक पंच आपको ना केवल डिफीट कर सकता है
बल्कि आपके कैरियर को भी फिनिश कर सकता है, ठीक ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान की तरह। और आपके डिफेंसेस, आपके रिफ्लेक्सेस आपको न केवल आपके अपोनेंट के पंच से बचाते हैं, बल्कि आपके अपोनेंट पे बहुत से तरीकों से उस पर मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं। और जब आप अपने अपोनेंट के पंच को स्लिप करते हो या उसे परफेक्टली डिफेंस करते हो, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका खुद पर विश्वास बिल्ड होने लगता है, आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आप बिल्कुल वैसे ही फाइट कर रहे हो जैसा आप सोच के आए थे। और ये सोच आपकी कॉन्फिडेंस को जबरदस्त बूस्ट करता है। और दूसरी ओर आपका अपोनेंट फ्रस्ट्रेट होने लगता है, उसे लगता है कि उसकी टाइमिंग, उसकी एक्यूरेसी और स्ट्रेटेजी फेल हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होने लगता है और वो सेल्फ डाउट करता है, जिससे उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं जो उसके दिमाग को ओवरलोड कर देता है। और एक बॉक्सर की ऐसी मेंटल कंडीशन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, जिससे उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है और वो फिर गलतियां करते हैं। दोस्तों, एपिसोड लंबा हो रहा है, लेकिन एपिसोड के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे किसी भी बच्चे को गाड़ी सीखने से पहले उसे हेलमेट पहनाना सिखाया जाता है ताकि उसे चोट ना आए, ठीक वैसे ही एक बॉक्सर या एक फाइटर को बॉक्सिंग सीखते समय अपनी स्ट्राइकिंग के साथ साथ अपने डिफेंसेस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस और टाइम देना चाहिए। और ये एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बच्चे को सभी डिफेंसेस स्किल का उससे प्रैक्टिस करवाई जाए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ इस एपिसोड से आपको कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिला होगा। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कई और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।